नमस्कार बच्चों। वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश। आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 17 पढ़ाऊंगा। पाठ 17 जिसका नाम है कंप्यूटर। यानी हम आज यहाँ कंप्यूटर विज्ञान पढ़ेंगे, यानी विज्ञान में कंप्यूटर पढ़ेंगे। देखते हैं। आपने सुना ही होगा कंप्यूटर क्या होता है, क्या चीज़ होती है। आपने कंप्यूटर देखा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मनुष्य के कार्यों को सरल बनाए और जटिल कार्यों को भी करने में आसानी से जटिल कार्यों को कर सके, उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर आज के समय में बहुत ही काम लायक चीज़ है। यानी हम लगभग ज़्यादातर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो आप देखे होंगे कि स्कूल में आपका जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे कंप्यूटर रखे होते हैं, वहाँ पे हम कंप्यूटर सीखते हैं। जो हमारा विद्यालय है वहाँ का जो ऑफिस है, वहाँ के ऑफिस में कंप्यूटर रखे होते हैं। आप दुकानों पे जाते होंगे, दुकानों पे देखते होंगे कंप्यूटर क्या है। ठीक है। तो आप देखे हैं हर जगह क्या काम होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। देखते हैं इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आज कौन कौन सी नई चीज़ें आज हम सीखेंगे। ठीक है। पाठ को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको ये सारी लिंक मिल जाएगी। फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस लिंक के द्वारा। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पाठ को। देखिए पाठ 17 या इकाई 17 जिसका नाम है कंप्यूटर। पहले तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको इस पाठ में। देखिए पहले फ्लो चार्ट एवं एल्गोरिथम। देखिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए एल्गोरिथम हम कहते हैं किसी भी कार्य को करने के जो चरण होते हैं, यानी एक तरह से किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको हम जब पेपर या कागज में लिखते हैं एक सही क्रम में, ठीक है, एक सही क्रम में लिखते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट, जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं उसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में कुछ निश्चित चित्र बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं चित्रों के इस्तेमाल करके जब हम एल्गोरिथम का रिप्रेजेंटेशन यानी एल्गोरिथम को चित्र के माध्यम से दिखाते हैं तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। चलिए नेटवर्किंग परिचय एवं उपयोगिता। नेटवर्किंग क्या होता है या नेटवर्क क्या होता है। देखिए नेटवर्क का मतलब साधारण सी एक छोटी सी परिभाषा आप बस याद रखिए। जब एक से अधिक डिवाइस, डिवाइस मतलब यंत्र, ठीक, एक से अधिक डिवाइस या एक से अधिक कंप्यूटर या एक से अधिक मोबाइल आपस में कनेक्ट हों यानी जुड़े हों किसी भी माध्यम से, वो बात की बात है। ठीक है। किसी भी माध्यम से एक से अधिक मोबाइल जब आपस में जुड़े होते हैं या कह सकते हैं कि कम से कम दो मोबाइल या दो डिवाइस आपस में जुड़े हों और संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हों तो उसे हम कहेंगे नेटवर्किंग या नेटवर्क। ठीक है। उपयोगिता क्या है हमें पता है, आप सब जानते हैं नेटवर्किंग की उपयोगिता क्या है। अभी हम इसमें और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं इंटरनेट परिचय। इंटरनेट क्या चीज़ होती है ये भी आपको पता है, ठीक है, अच्छे से जानते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी हम थोड़ी चर्चा यहाँ पे करेंगे। वेबसाइट क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, हॉट लिंक क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ईमेल का परिचय, ईमेल क्या होता है ये भी जानेंगे। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी प्रयोग विधि क्या होती है। स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर द्वारा यानी इन सब चीज़ों के द्वारा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस पाठ में। और आखिरी में देखते हैं शैक्षिक ऐप, यानी पढ़ने वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे नॉर्मली आप देखिए कि हम मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में हम पढ़ने वाले ऐप्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ,
अभी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप क्या करेंगे? हो सकता है आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूट्यूब की वेबसाइट खोल के देखें वीडियो को, या हो सकता है आप मोबाइल में यूट्यूब का जो ऐप होता है या एप्लीकेशन होता है उसको खोल के वीडियो को देखेंगे। तो ये क्या है, ये एक तरह से थोड़ा बहुत हमारा शैक्षिक ऐप्स कह सकते हैं, यानी शिक्षा के इस्तेमाल में आ रहा है हमारे। अब इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जो देखोगे यूट्यूब पे वीडियो को, इसको कहेंगे ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब कि ये वीडियो इंटरनेट पे पड़ी है, आप जब भी चाहेंगे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब कि अगर इसी वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेते हैं और जब चाहें तब इसको देख सकते हैं, तो उसे हम एक तरह से ऑफलाइन मोड कहेंगे या ऑफलाइन कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑफलाइन का शिक्षण अधिगम में प्रयोग, प्रयोग क्या होता है वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमको इस पार्ट में पढ़नी है। शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर तो आप समझ गए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे कार्य करती है। गणना के कार्य करती है, तार्किक गणनाएं भी करती है, अर्थमेटिक गणनाएं भी करती है। अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, तार्किक मतलब जैसे कौन सा नंबर छोटा है, दो नंबरों में से कौन सा नंबर छोटा है, तीन नंबरों में से कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है, यानी कुछ लॉजिकल चीज़ें या तार्किक जिसको बोलते हैं, ठीक, ऐसी गणनाएं करता है। और भी बहुत सारी कई कई काम करता है, तो ऐसे यंत्रों को हम कंप्यूटर कहते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन यानी संचार, जो संचार होता है उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनेट का बहुत ही लोकप्रिय उपयोग है, यानी कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनेट का बहुत ही लोकप्रिय उपयोग है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को सामान्यतः हम कहते हैं क्या, ये नेटवर्कों का जाल है, यानी बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिलके इंटरनेट का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इंटरनेट ने कंप्यूटर्स के प्रयोग द्वारा लोगों के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट के प्रयोग से हम क्या करते हैं, आपस में बात बड़े आसानी से कर लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप इधर से मैसेज, आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए कर लेते हैं। यहाँ से आप मैसेज भेजते हैं, आपके दोस्त के पास तुरंत पहुँच जाता है। अगर इंटरनेट ऑन है दोनों लोगों का, तो तुरंत मैसेज पहुँच जाता है। वो आपको मैसेज देख के तुरंत रिप्लाई भी कर देता है। तो इससे क्या हुआ, बातचीत करना या जिसे हम कम्युनिकेट कहते हैं, ये करना आसान हो गया। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, हालांकि हम बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। हालांकि लोग कम्युनिकेशन के लिए आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। लोग फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन एक समय था, थोड़ा सा पहले के, ईमेल आज भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि ईमेल यूज़ नहीं होता। पहले के समय में लोग ईमेल के ज़रिए बातें भी करते थे, ठीक, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसको भी आदान प्रदान करते थे, ठीक है। आज के समय में भी लोग यही करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और इसकी अपेक्षा कम करते हैं ईमेल का इस्तेमाल, ठीक। होने वाली सभी तकनीकों में से ईमेल सबसे ऊपर है। ईमेल का इस्तेमाल बहुत है। आप देखे होंगे कि आईडी पासवर्ड, फेसबुक बनाना हो तो आपको ईमेल की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम बनाना हो तो उसमें ईमेल आप लिखते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी एक आज के समय में एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्किंग सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। यही मैंने बताया ना आपको। अब देखिए, हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर डिवाइस ही है, कंप्यूटर के जैसा ही काम करता है ना। हम क्या करते हैं, शेयर इट ऑन कर लेते हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में गाना ट्रांसफ़र कर लेते हैं या पिक्चर ट्रांसफ़र, मूवी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये क्या है, अब नेटवर्क का जब शेयरिट का इस्तेमाल करके, या मान लीजिए शेयरिट अब नहीं चलता, ठीक है, हम इस शेयर मी चलाते हैं या कोई और एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है, तो उसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा सेंड कर लेते हैं। तो क्या होता है, दो मोबाइल जब आपस में कनेक्ट हो गए, नेटवर्क बना लिए, उसके बाद ही तो डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। इसी को कहते हैं हम नेटवर्किंग। अब वो चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, दोनों के लिए कह सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है।
जिससे डेटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंच जाती है। एल्गोरिथ्म निश्चित क्रम में गणना की जांच करने की विधि है तथा फ्लोचार्ट किसी एल्गोरिथ्म को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे फ्लोचार्ट कहते हैं। चलिए अभी आते हैं हम एल्गोरिथ्म पे। क्या होता है एल्गोरिथ्म? जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए, कलन विधि इसको कहते हैं, कलन विधि और या एल्गोरिथ्म एक जांच करने की विधि है जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतया निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों का पालन होता है। यहाँ का एप होता है लिखा है, उसमें लिखा जाएगा का पालन होता है, ठीक है। एल्गोरिथ्म को एक को औपचारिक रूप से प्रकट करना कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य तथ्यों यानी विशेषताओं में से एक है। एल्गोरिथ्म की समीक्षा उनकी जटिलता एवं उपयोगिता के आधार पर भी की जा सकती है, जहां उपयोगिता का निर्धारण क्रम द्वारा किया जाता है। एल्गोरिथ्म ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग करके आसानी से कोई भी प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने की यानी जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक चरण होता है एल्गोरिथ्म लिखना, ठीक है। और एक चरण होता है फ्लोचार्ट बनाना। ये सारे उसके चरण हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है। तो अभी देखिए एल्गोरिथ्म क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में चाय बनता है, ठीक, चाय बनता है। चाय सब कुछ मिलाने के बाद, पकाने के बाद आखिरी में चाय तैयार होती है, ठीक। अब चाय बनाने के दौरान लोग क्या करते हैं, सबके अलग-अलग तरीके हैं। कोई पहले पानी डालता है, कोई पहले दूध डालता है, कोई पहले चीनी डालता है, यानी सबके अलग-अलग क्रम हैं। तो एक क्रम इसमें हम मानते हैं, जिस क्रम से मैं बोल रहा हूँ, उसी क्रम को मानते हैं और उसको हम मान लीजिए कॉपी में लिख रहे हैं। चलिए, क्या करेंगे? चाय बनाना है हमको, तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, पतीला लेंगे, भगोना मान लीजिए या फ्राई पैन मान लीजिए, जो भी हो, ठीक? उसको गैस पे रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। ये हो गया हमारा एक स्टेप, एक चरण। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? उसमें पानी डालेंगे, ठीक? फिर कुछ देर पानी को गर्म होने देंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे कि हम अब चीनी डालेंगे, फिर साथ में चाय पत्ती डालेंगे, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब कुछ देर के लिए उसको क्या करेंगे? गर्म होने देंगे या उबलने देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर उसमें अदरक डालेंगे, ठीक है? फिर उसमें अदरक डालेंगे। अब कुछ देर के लिए अदरक को भी उबलने देंगे, ठीक? उसके बाद क्या होगा? उसमें हम दूध डालेंगे, ठीक? अब दूध डाल दिए उसमें। अब ये जो दूध डालने का चरण था, ये हमारा आखिरी चरण था। इसके बाद हमको क्या मिलेगा? हमारा रिज़ल्ट, यानी चाय पक के हमारी मिल जाएगी, तैयार होके मिल जाएगी। तो ये सारे जो चरण हमने लिखे हैं, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है? जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को हम किस तरह से पूरा कर पाएंगे, वही सारे चरण इसमें एल्गोरिथम में लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्लो चार्ट पे। अभी देखिए, जो एल्गोरिथम मैंने अभी चाय बनाने के लिए बताया, उसी एल्गोरिथम को जब हम चित्र के माध्यम से, कुछ निश्चित चित्र हैं अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो उसके माध्यम से जब हम चित्र बना देते हैं तो उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं। चलिए देखिए इसमें फ्लो चार्ट किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे ही फ्लोचार्ट कहते हैं। फ्लोचार्ट में हर छोटे चित्र एक दूसरे से जुड़कर इंफॉर्मेशन और प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग के प्रवाह को दर्शाते हैं। फ्लोचार्ट हमें एल्गोरिथम को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए दो संख्याओं को जोड़ने का फ्लोचार्ट बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम दो संख्या जोड़ेंगे। दो संख्या जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, सॉरी मतलब फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चित्र आप देख लीजिए, इसके बाद किसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो डब्बे तो यानी दो चित्र तो आप याद रखिए, एक ये वाले, ये चित्र किसी भी फ्लो चार्ट को शुरू करना और किसी भी फ्लो चार्ट को ख़त्म करना,
जब फ्लो चार्ट शुरू होगा तब ये चित्र बना के इसके बीच में लिखेंगे स्टार्ट, और जब फ्लो चार्ट ख़त्म होगा तो इसको, इस चित्र को बनाएंगे और इसके बीच में लिखेंगे स्टॉप। तो अभी हमने स्टार्ट किया तो हमने चित्र बनाया ये गोल सा और स्टार्ट लिख दिया, ठीक। फिर एक तीर बनाई है हमने, ठीक है, देखिए यहाँ पे तीर बनी है ना, ये ये चित्र बना स्टार्ट का, और उसके बाद ये तीर बन गया, ठीक। इसके बाद देखिए ये आपका एक चित्र ऐसा है जिसमें ये कुछ इस तरह से, ठीक। ये बॉक्स थोड़ा ऐसे ही याद रखेंगे। इसका काम होता है कभी भी इनपुट लेना है और इनपुट दिखाना, सॉरी आउटपुट दिखाना है। यानी कोई भी वैल्यू जब हमको इनपुट लेना है, यानी कंप्यूटर में ग्रहण कराना है, तो इस डब्बे का प्रयोग करेंगे, इस चित्र का प्रयोग करेंगे। और जब कोई वैल्यू को हमको या किसी मान को हमको कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखाना है, यानी यूज़र को दिखाना है, जो कंप्यूटर चला रहा है उसको दिखाना है, तो भी हम इसी बॉक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिक्लेयर वेरिएबल। तो वेरिएबल एक हमारा हो गया num1 num1, और एक num2, और एक हो गया sum। तो नंबर 1 नंबर 2 ये हमारे दो नंबर हो जाएंगे, और एक sum लिखा है जिसमें हम दोनों नंबर 1 और प्लस नंबर 2 करेंगे, और सारा रिजल्ट हमारा आ जाएगा sum के अंदर। यानी ये इस तरह से लिखा जाएगा sum बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब जो रिजल्ट आएगा इसको जोड़ने के बाद वो किसके अंदर सेव हो जाएगा, इसके अंदर, ठीक। और हम डिस्प्ले कर देंगे इसी वेरिएबल को। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रीड नंबर 1। देखिए यहाँ पे बॉक्स गलत बन गया है, ये बॉक्स नहीं बनना था। यहाँ पे ये जो ऊपर डिक्लेयर वाला बॉक्स है ये वाला बनना था, ठीक। क्योंकि इनपुट हमेशा इसी बॉक्स से लिया जाता है। जो ये टेढ़ा वाला बॉक्स बनता है इस बॉक्स से इनपुट लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे रीड नंबर 1 नंबर 2। रीड का मतलब यहाँ पे इनपुट नंबर 1 नंबर 2, या num1 num2, ठीक। अब नंबर मिल गया हमको, हम क्या करेंगे, ये जो नंबर मिला है इस बॉक्स को बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसी प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए हम आयत बनाएंगे, आयत वाला डब्बा, ठीक। आयत बना दिए और आयत में लिख दिए SUB। यानी ये, या SUB नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए SUM, ठीक। SUM होना चाहिए था, और A+B, SUM A+B, ठीक, ये होना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा जो सम था A+B आना था वो इसके अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब वही फिर आउटपुट वाला डब्बा बनाएंगे, इनपुट आउटपुट वाला। ऐसे हमने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर लिख दिया डिस्प्ले सम। डिस्प्ले सम लिख दिए हम, यानी अब हमारा जो रिजल्ट था वो स्क्रीन पे दिखाई देने लगा। अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, दो नंबर को हमने जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम को या फ्लो चार्ट को स्टॉप करेंगे। फ्लो चार्ट को ये बॉक्स बना के, सर्कल, ये गोला बना के हम इसके बीच में स्टॉप लिख देंगे, ठीक। अब ये बन गया हमारा फ्लो चार्ट। चलिए अब आते हैं सारे चिन्हों को समझते हैं, कौन सा चिन्ह क्या करता है। हालांकि मैंने ऊपर बता दिया आपको। देखिए, किसी फ्लो चार्ट में बने प्रत्येक चिन्ह का कुछ मतलब होता है। आप इन चिन्हों को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, यानी जो चिन्ह जहां बनाने हैं, जिस काम के लिए बनाने हैं वहीं बनेंगे, उनको बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए इस चित्र का या इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस आयत का प्रयोग हम प्रोसेसिंग या अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे डेटा का जोड़ना तोड़ना, इन सब के लिए करते हैं। ये तीर जो आपको देखे हैं, आपने ये देखे हैं सारे तीर बने हैं, ये हमको बताते हैं फ्लो लाइन। ये किसी दो चित्रों को जोड़ता है और ये बताता है कि प्रोग्राम या फ्लो चार्ट किस तरफ से किस तरफ को बह रहा है या फ्लो हो रहा है। फिर ये आता है हमारा एक चित्र और, पैरेललोग्राम, ठीक। इसका इस्तेमाल करते हैं हम इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट देखने के लिए, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए या देखने के लिए हम इस चित्र का उपयोग करते हैं। फिर इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक। जब किसी फ्लोचार्ट में दो विकल्प होते हैं और हमें सही और गलत दो स्थितियां या दो कंडीशन को देखना होता है या दिखाना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको अभी देखना है, इफ
ए इज़ ग्रेटर देन बी, ऐसे हमको कोई कंडीशन दिखानी है तो इसके लिए हम ऐसे ये बनाएंगे, ठीक, ऐसे ये वाला निशान बनाएंगे और ऐसे ये देखिए यही वाला निशान मैंने बनाया है। अब क्या होगा, इस तरफ का कंडीशन मान लेते हैं गलत हो गया यानी फॉल्स लिखेंगे, ये कंडीशन हमारा सही है, ट्रू है, ठीक। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा आ जाएगा बी। लिखा ना, अगर ए बी से बड़ा है तो इस तरफ जाओ और ए बी से अगर छोटा है तो इस तरफ जाओ, ठीक है, ऐसे ये फ्लो काम करता है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे अपने, नेटवर्किंग। देखिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए सभी कंप्यूटर केवल नहीं, ये केबल है, बा है, ठीक है, केबल मतलब तार, तार, ठीक है, केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार जाल की तरह कंप्यूटरों के जुड़ने को नेटवर्क कहते हैं, यानी एक तरह से ये आपस में जाल की तरह जुड़े होते हैं, चाहे वायरलेस तरीके से जुड़े होंगे चाहे तार के तरीके से। जैसे हम मोबाइल से मोबाइल में डेटा शेयर मी या से के जरिए ट्रांसफ़र करते हैं, इसको कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक, वायरलेस नेटवर्किंग है ये। और जब हम तार के माध्यम से कहीं कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो वो हमारा हो जाता है तार वाला माध्यम, ठीक। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक यानी सेंडर जिसको बोलते हैं, भेजने वाला जो मैसेज भेजता है उसको सेंडर कहते हैं, ग्राही जो मैसेज को रिसीव करता है या जो जो भी हम भेजते हैं उसको रिसीव करता है उसको रिसीवर कहते हैं, और माध्यम जिस माध्यम का इस्तेमाल करके हमने भेजा, तार है या वायरलेस तरीके से भेजा या जैसे भी भेजा, ठीक है। इसी चीज़ को एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक संचार मॉडल, ठीक। अब ये जो चित्र बना है देखिए, ये जो बना है इसी को कहते हैं प्राथमिक संचार मॉडल, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। होता क्या है इसमें, देखिए इसमें होता है एक भेजने वाला यानी सेंडर, और जिस माध्यम का वो उपयोग कर रहा है वो होगा, और एक ग्राही यानी रिसीवर जिसके पास मैसेज पहुंच रहा है। बस इतनी ही चीज़ को कहते हैं हम प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा नेटवर्क। ये देखिए ऐसे जाल के जैसा बना है, कोई यहाँ जुड़ा है कोई यहाँ जुड़ा है, ऐसे ऐसे सब जुड़े हैं ना आपस में। इस प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनकी दूरी के आधार पर दो तरीके से वर्णन किया जा सकता है। अब दूरी के आधार पर दो तरीके से बताया गया है। देखिए पहला तरीका लोकल एरिया नेटवर्क या लैन, ठीक, इसी को छोटे में शॉर्ट में बोलते हैं लैन या लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए लोकल मतलब, लोकल से आपको पता है जो हमारे आसपास हो, ठीक है, तो लोकल का मतलब होता है आसपास की चीज़ें। तो ऐसा नेटवर्क, ऐसे जितने भी कंप्यूटर आसपास के क्षेत्र में जुड़े हों उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब आसपास का क्षेत्र कितना बड़ा होगा वो जान लेते हैं। यह कंप्यूटर का एक समूह है जो कि एक ही कमरे, भवन, कार्यालय अथवा एक कैंपस में स्थित होते हैं। यानी या तो एक कमरे में होगा, या एक भवन में एक बिल्डिंग में होगा, या एक ऑफिस मान लीजिए एक ऑफिस होगा, या एक मान लीजिए एक स्कूल का कैंपस है उसमें होगा। इससे इतने बड़े नेटवर्क में हम लैन को मानते हैं। ये आपस में जुड़कर एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब कि उसमें एक सर्वर होगा और बाकी कंप्यूटर सिर्फ उसी एक नेटवर्क के लिए व्यवस्थित होंगे, मतलब उस नेटवर्क से बाहर नहीं जा पाएंगे। जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना होगा, डेटा भेजना होगा, वो उसी नेटवर्क में करेंगे। जैसे यहाँ पे चित्र में देखिए, ये हमारा सेंट्रल डिवाइस है, बीच का मध्य बिंदु है एक तरह से नेटवर्क का, और ये 5 कंप्यूटर जुड़े हैं, देख लीजिए आपस में जुड़े हैं ना। अब ये 5 सिर्फ आपस में ही डेटा का आदान-प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल नेटवर्क कहते हैं। सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि ये 5 के अलावा और कहीं नेटवर्क में डेटा को नहीं भेज सकते, ठीक है। चलिए, ये कंप्यूटर आपस में ट्विस्टेड केबल या अन्य केबल द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए केबल भी के भी प्रकार होते हैं, ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया। तो ये 3 तरह के केबल जो होते हैं कंप्यूटर में या कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। तो इनमें से किसी भी केबल के माध्यम से जुड़ा हो, ठीक है, चाहे जैसे जुड़ा हो, नेटवर्क बनना होना चाहिए, ठीक।
इनमें दो कंप्यूटर के बीच की दूरी अधिक से अधिक 1 मील या 1.6 किलोमीटर होती है। यानी दो कंप्यूटर के बीच की दूरी अधिक से अधिक 1.5 किलोमीटर के आसपास लगभग होती है। तो ये तो था हमारा लैन। अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं वैन। ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः वैन कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर केबल से ना जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ते हैं। सैटेलाइट मतलब कृत्रिम उपग्रह। इनमें कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की दूरी हो सकती है। यानी दो शहरों के बीच में जो नेटवर्क बने, दो राज्यों के या दो से अधिक राज्यों के, दो या दो से अधिक देशों के, दो या दो से अधिक शहरों के बीच में जो भी नेटवर्क बनेगा उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे, जिसे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। इस तरह के नेटवर्क को देश भर में या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किया गया है या जा सकता है। जैसे इसमें देखिए पूरी पृथ्वी बना के दिखाया गया है और पृथ्वी पे सारे देश को आपस में जोड़ दिया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंटरनेट, जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड में क्या हो रहा है वहाँ की वेबसाइट को खोल के देख सकते हैं। जो वेबसाइट वहाँ बनी है वहाँ की वेबसाइट हम अपने देश में बैठे बैठे खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसके ज़रिए हम विदेशों की चीज़ों या और भी किसी अन्य देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। ठीक है, इसीलिए इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं हम किस पे? इंटरनेट पे। क्या होता है इंटरनेट? चलिए, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटर का जाल है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। देखिए, राउटर तो एक आपने सुना होगा, जियो फाई एक डिवाइस है, आपने सुना होगा, इतना बड़ा सा होता है, छोटा सा। वो जिसे हॉटस्पॉट ऑन करके आप जिसे कंप्यूटर या मोबाइल जोड़ सकते हैं बिना तार के। ठीक है, वो क्या है? वो एक तरह का राउटर है, उसको राउटर बोलते हैं, जो हमें इंटरनेट से जुड़ने की या नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है वायरलेस तौर पे। हालांकि वायरलेस और वायर्ड दोनों तरीके से हम राउटर से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटरों की एक ऐसी विश्वव्यापी अंतर संबंधित श्रृंखला है जिसके माध्यम से कहीं भी आंकड़ों व कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त या प्रेषित किया जा सकता है। यानी जैसे व्हाट्सएप से हम तुरंत मैसेज भेजते हैं और दूसरी तरफ से कोई मैसेज तुरंत हमको भेज सकता है। तो ये त्वरित काल मतलब एक त्वरित काम करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करता है। जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, जिस प्रकार का कम्युनिकेशन चैनल आप यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से। ठीक है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं TCP/IP। टी से ट्रांसमिशन, पी से कंट्रोल, पी से प्रोटोकॉल, आई से इंटरनेट, पी से प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है TCP/IP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी के इस्तेमाल से हम इंटरनेट से जुड़ते हैं। सारा कम्युनिकेशन इसी के ज़रिए व्यवस्थित किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। देखिए, हम इंटरनेट से तभी जुड़ सकते हैं जब जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या कहते हैं? ISP। ISP यानी इंटरनेट, आई फॉर इंटरनेट, एस फॉर सर्विस, पी फॉर प्रोवाइडर। ISP हमको एक टेलीफोन लाइन देता है। अब वो लाइन वायरलेस वाला भी हो सकता है और बिना वायर वाला भी हो सकता है, जैसे हमारा मोबाइल का सिम। ये एक तरह का टेलीफोन लाइन ही है जिसका इस्तेमाल से हम इंटरनेट चलाते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन मंगाते हैं तो वहाँ फ़ोन का तार खींच के ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायल अप कनेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, लीज लाइन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वायरलेस सर्विस का भी इस्तेमाल करते हैं। कई तरह से हमारा जो ISP है वो कई तरह की सर्विस हमको देता है और उस
हिसाब से हम इंटरनेट से जुड़ते हैं। इंटरनेट में मुख्यतः निम्नलिखित शब्दावली प्रयुक्त होती हैं। देखिए कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो देखते हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बोलते हैं ट्रिपल डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, इसी को वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। वेबसाइट, ब्राउज़र, हॉट लिंक और ये अर्ल लिख गया है, ये यूआरएल है, ठीक? यूआरएल, ठीक है? ये जो लिखा है आपका, ये नहीं है, यहाँ पे लिखा है यूआरएल, ठीक है? चलिए, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी www क्या होता है? यह सर्वर का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। देखिए सर्वर, सर्वर मतलब सर्व करने वाला यानी सुविधा देने वाला, ठीक? तो जो सर्वर होता है वो क्या करता है? वो जो बाकी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उससे उनको जिस तरह की सुविधा देने के लिए वो बनाया गया है उस तरह की सुविधा वो देगा। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो को देखते हैं किसी भी प्रकार की, क्या करते हैं? youtube.com खोलते हैं या यूट्यूब का एप्लीकेशन खोलते हैं और उस पे जिस प्रकार की वीडियो हमको देखनी है उस प्रकार की सर्च करते हैं। ये सारी वीडियो कहाँ पे रखी हुई है? ये सारी वीडियो रखी गई है यूट्यूब के सर्वर पे, ठीक? सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, बस वो नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा काफ़ी हद तक अलग होता है। थोड़ा या काफ़ी हद तक जो भी कह लीजिए, बस अलग होता है, ठीक है? तो उन्हीं कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क में वो चीज़ें रखी होती हैं, ठीक? जब हमें ज़रूरत होती है यानी जो क्लाइंट है, यानी हम, जैसे हम यूट्यूब अपने मोबाइल में खोलते हैं और देखते हैं, तो हम क्या हो गए? हम क्लाइंट हो गए। सर्वर कौन हो गया? यूट्यूब सर्वर हो गया, ठीक है? तो हमें जैसी वीडियो चाहिए, हम उसमें लिख के उसको बताते हैं और वो हमको फिर उस तरह की वीडियो हमारे सामने, हमारे या हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में खोल के हमको दिखा देता है और हम फिर देखते हैं। तो सर्वर का काम होता है सर्विस देना, ठीक है? चलिए, हाइपरटेक्स्ट संदेश दर्शाने का एक तरीका है। किसी शब्द को हाइपरलिंक के माध्यम से व्यक्त करने और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट आपको पता ही होगा, जैसे www.google.com, www.youtube.com, ये सब क्या हैं? ये सब हैं वेबसाइट के उदाहरण। देखिए वेबसाइट, अब ये वेब्स जो मैंने अभी नाम बताया आपको, google.com, youtube.com, ये क्या है? ये वेबसाइट्स हैं और वेबसाइट के एड्रेस हैं ये, ठीक है? वेबसाइट्स एक खास व्यक्ति या संगठन के निजी वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेबसाइट एक पेज या एक से अधिक पन्नों का या पेजों का कलेक्शन होगा, यानी ग्रुप होगा, समूह होगा। अब ये पेजेस कैसे हैं? ये वेब पेजेस होते हैं, ये कॉपी वाले और किताब वाले पन्ने नहीं हैं। ये कैसे पन्ने हैं? ये पन्ने हैं वेब पन्ने, वेब यानी इंटरनेट पे पाए जाने वाले या इंटरनेट पे इस्तेमाल किए जाने वाले वेब पेजेस, ठीक? इन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वेब पेजेस का एक कलेक्शन होती हैं, एक समूह होती हैं, एक ग्रुप होती हैं। इन्हें हम कहते हैं वेबसाइट। वेबसाइट का प्रत्येक डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट या टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, इमेजेस या मल्टीमीडिया हो सकते हैं, यानी जिसमें फ़ोटो हो सकती है, वीडियो चल सकते हैं, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है? तो ये सब मिला के बनते हैं। जैसे यूट्यूब हमारा वीडियो भी चलती है, कहीं-कहीं उसमें फ़ोटो भी लगा हुआ आपको मिलता होगा, कहीं-कहीं चीज़ें प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? मल्टीमीडिया इसको बोलते हैं। वेब पेज कहलाता है, ठीक है? तो ये सारे कलेक्शन जब आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें हम वेब पेज कहते हैं। कहीं-कहीं आपको हो सकता है कोई चीज़ ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेब पेज नहीं है। अगर जैसे विकिपीडिया, विकिपीडिया जो वेबसाइट है वहाँ पे सिर्फ़ चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी या थोड़े बहुत फ़ोटोज़ मिल जाएँगे। वीडियो नहीं मिलते जल्दी वहाँ पे, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेब पेज नहीं है, वो भी वेब पेज है, ठीक है? तो सब मिला के या कोई एक चीज़ भी इंटरनेट पे ऐसे ही वेब पेज में मिलती है तो वो वेब पेज है। वेबसाइट के द्वारा हम गीत, संगीत, नौकरी, एनिमेशन या अन्य जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता ही है, आप गूगल.com खोलते हैं,
आपको जो चीज़ें इंटरनेट पे खोजनी होती हैं, आप उसको उसमें लिखते हैं और सर्च करते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं वेबसाइट पे सर्फिंग करना या सर्चिंग करना, ठीक है? अब आते हैं ब्राउज़र। देखिए, ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। देखिए, मोबाइल से जब हम यूट्यूब खोलते हैं, तो हम मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है यूट्यूब का, उसको खोल लेते हैं और अपना काम करते हैं। जब हम डेस्कटॉप में यही काम करते हैं, तो हमको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर खोलना पड़ता है जिसको कहते हैं ब्राउज़र, जिसका नाम आप जानते भी होंगे। उसको कहते हैं गूगल क्रोम। ऐसे पीले येलो ब्लू और रेड ऐसे आइकन में गोल-गोल सा होता है, ठीक है? ऐसे गोल-गोल सा होता है। तो गूगल क्रोम अक्सर लोग खोलते हैं, ऐसे कई ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया फायरफॉक्स हो गया, सॉरी, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और आपका नेटस्केप नेविगेटर हो गया। ऐसे और भी मान लीजिए आपका सफारी हो गया, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब वेब ब्राउज़र हैं। इन सभी का काम एक ही है कि इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेज़ हैं, उनको इंटरनेट से लेके आए और हमारा जो क्लाइंट है, यानी जैसे हम मोबाइल पे चीज़ों को खोजते हैं या कंप्यूटर में इंटरनेट पे चीज़ों को खोजते हैं, तो उन्हें लाके दिखाए, ठीक? तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। यह वेब पेजेस को देखने और वर्ल्ड वाइड वेब में नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेविगेट का मतलब उसमें काम करना बस, आगे जाना, पीछे आना, ठीक है? यही सब नेविगेशन कहलाता है। कोई भी वेब पेज खोलना, इसी को नेविगेट कहना कहते हैं। ब्राउज़र को वेब क्लाइंट्स यानी जो ब्राउज़र होता है हमारा, जैसे गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इसको हम वेब क्लाइंट्स भी कहते हैं, ठीक है? कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर आदि, ऐसे बहुत हैं और जैसे गूगल क्रोम। चलिए अब आते हैं हॉट लिंक क्या होता है? हॉट लिंक में किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी हॉट लिंक का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ़ कुछ स्पेशल या विशेष प्रकार के लोगों के लिए हो और कुछ विशेष प्रकार के लोगों के लिए या उसके प्रयोग की अनुमति हो। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि हॉटलाइन पे लोग बातें करते हैं, जो बड़े-बड़े नेता होते हैं, जैसे हमारे पीएम साहब हो गए, हमारे राष्ट्रपति साहब हो गए। ये लोग जब बात करते हैं कहीं किसी बड़े नेता से, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करना हुआ, तो ये इमरजेंसी में हॉटलाइन पे बात करते हैं। हॉटलाइन का मतलब उस लाइन, वो ऐसी लाइन है जो सिर्फ़ उन्हीं के लिए बनाई गई है, उसके अलावा उस लाइन पे और कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाई जाए, ऐसे लिंक जो सिर्फ़ चुनिंदा लोगों के लिए हों, विशेष प्रकार के लोगों के लिए हो, तो उसे हम हॉट लिंक कहते हैं। ठीक है? चलिए अब आते हैं यूआरएल पे। यूआरएल देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है, जिसे यूआरएल कहा जाता है। इसे यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। यूआरएल एक वैसे ही जैसे आप पोस्ट करने के लिए एक एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आपने ब्राउज़र में वेब एड्रेस पर https www.google.com लिखा, ऐसे सर्च करेंगे, ठीक है? तो वैसे ही गूगल की साइट खुल जाती है। यहाँ पे हमारे प्यारे भारत की वेबसाइट खुलेगी, जो हमारा भारत है। अगर हम india.in या india.com लिखेंगे, तो हमारे भारत की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है? अब देखिए यूआरएल और वेबसाइट में अंतर क्या है, थोड़ा-सा जान लेते हैं। डिफ़रेंस बस इतना ही है कि यूआरएल हम कहते हैं हर एक वेब पेज का जो एड्रेस होता है, उसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक? वेबसाइट का मतलब होता है जो हमारा होम पेज का एड्रेस है, या किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज का एड्रेस होता है, उसे हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है? नॉर्मली
वेबसाइट इज़ द कलेक्शन, मतलब वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, और होम पेज का जो एड्रेस होगा उसी को हम वेबसाइट भी कहेंगे। यूआरएल मीन्स जितने भी पेज हैं, जितने भी वेब पेज उस वेबसाइट में है, हर पेज का अपना एक एड्रेस होगा, उसको हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट का प्रयोग, चलिए आते हैं इंटरनेट के प्रयोग पे। देखिए, कंप्यूटर का मॉनिटर, अब आप लोगों ने अगर देखा है या नहीं देखा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे की ओर स्टार्ट बटन, माउस से बाएं बटन दबाएं। बाएं मतलब, बाएं का मतलब माउस पे लेफ्ट क्लिक कहते हैं, जिसको हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं, तो उसी को बाएं क्लिक कह रहा है यहाँ पे। तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, यानी जो स्टार्ट का आइकन होता है, ऐसे यहाँ पे एक टास्क बार होता है, इस जो कंप्यूटर होता है उसमें यहाँ पे गोल सा बटन होता है या स्टार्ट लिखा होता है ऐसे, ठीक। इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसे स्क्रीन खुल के आएगी ऐसे, इसमें बहुत कुछ लिखा होगा ऐसे ऐसे, ठीक। ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर मॉनिटर पर खुले विंडोज़ प्रोग्राम में जाकर उसमें एक प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन आएगा और उस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर स्क्रीन पे खुल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलना। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ये जानते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ होती है टाइटल बार, सबसे ऊपर होता है। इसमें किसी भी पेज का शीर्षक या टाइटल होता है। इसके दाहिनी तरफ कोने में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ये मिनिमाइज होता है, यहाँ पे ऐसे एक बटन होता है मैक्सिमाइज का, और एक बटन ऐसे होता है कूड़े का बंद करने वाला, क्लोज बटन जिसको कहते हैं। ठीक है। मीनू बार देखिए, टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसमें सामान्यतः फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प आदि बटन होते हैं, और इनका कार्य जैसा होता है। जब हम इसको खोलेंगे, जब हम खोलते हैं तो हमें दिखता है। फिर टूल बार आते हैं, विभिन्न प्रकार के बटनों का समूह होता है। इसके माध्यम से पिछला पेज यानी बैक पेज, अगला पेज फॉरवर्ड पेज, कार्य रोकना, स्टॉप करना, पेज को फिर से शुरू करना यानी रिफ्रेश करना, या वेबसाइट के प्रथम पेज होम पेज पर पहुंचा सकता है। ये सारी चीज़ें इस टूल बार में होती हैं। एड्रेस बार, इसमें किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल लिख सकते हैं। ठीक है। यानी जहाँ पे हम www.google.com लिखते हैं ब्राउज़र में, उसी को कहते हैं एड्रेस बार। स्टेटस बार, किसी भी वेबसाइट के खुलने की प्रगति या प्रोग्रेस को दिखाता है, तथा साथ ही उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस को भी दिखाता है, जो क्षणिक समय के लिए होता है। ठीक है। तो कितनी, जो उसका प्रोग्रेस होता है, कैसे कैसे खुल रहा है, कैसे कैसे बढ़ रहा है, वो चीज़ हमारा स्टेटस बार दिखाता है। अब आते हैं ईमेल पे। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए, ईमेल एक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, अपने संदेश को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फ़ोटो को, वीडियो को एक निश्चित साइज़ तक, जैसे मैक्सिमम आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, तो 25 से 26 एमबी तक की फ़ाइल जो होगी, उसको हम ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। एक तरह की फ़ाइल होती है डॉट टीएक्सटी फ़ाइल, इसको हम ईमेल के ज़रिए नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये आप जाने रहेंगे। डॉट टीएक्सटी फ़ाइल को हम ईमेल के ज़रिए नहीं भेज सकते। चलिए, तो ये एक तरह से लेटर भेजने का एक तरीका है, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है चिट्ठी को भेजने का। ठीक। हम इसमें फ़ोटो भेज सकते हैं, प्रोग्राम भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें एक, जैसे हर इंसान का आज के समय एक आधार कार्ड है, वैसे एक इंसान के, मतलब अगर इंसान चाहता है तो एक निश्चित यूआरएल, सॉरी, ईमेल आईडी बना सकता है। हालाँकि एक से ज़्यादा भी बना सकता है, कोई रोक नहीं है। लेकिन हर ईमेल आईडी या हर इंसान की एक पहचान होती है, एक तरह से ईमेल आईडी। यानी अगर जैसे आपको किसी इंसान को ईमेल भेजना है, तो पहले आप उससे उसका ईमेल आईडी माँगेंगे, उसके बाद उसको हम मैसेज या जो भी हमको भेजना है वो हम भेजेंगे। ठीक है। तो ईमेल पे बातचीत करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए या कुछ करने के लिए पहले
भेजने वाले के पास और प्राप्त करने वाले के पास, दोनों के पास ईमेल यूज़र आईडी होना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे बनाते कैसे हैं? देखिए, ईमेल अकाउंट बनाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे जिसमें हम सर्च करना चाहते हैं या जिसमें हम अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं। लिखने के बाद एंटर बटन दबाएँगे तो उस कंपनी का वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमको जीमेल पे बनाना है तो हम एड्रेस बार में लिखेंगे www.gmail.com। एंटर बटन दबाएँगे तो जीमेल खुल जाएगा। वहाँ पे 2 तरह के अ, बटन होंगे, एक साइन अप होगा, एक साइन इन होगा। तो देखिए, जब हम साइन अप करेंगे तो साइन अप से हम क्या होगा, साइन अप करने से हम नया अकाउंट बनाएँगे। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है, ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है, तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट बनाएँगे। और अगर पहले से बना हुआ ईमेल आईडी है हमारे पास आईडी पासवर्ड दोनों है, तो हम साइन इन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट खोलेंगे। ठीक है? तो जब साइन अप पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया साइन इन, ये साइन इन नहीं होगा, ये साइन अप होगा। ठीक? ठीक, साइन अप होगा। तो जब हम क्या करेंगे, साइन अप पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक फॉर्म आएगा, जिसको ठीक प्रकार से भरना होगा, जिसमें ईमेल अकाउंट का यूज़र आईडी तथा पासवर्ड अन्य जानकारियाँ भरी जाती हैं। इसके बाद आई एग्री वाला बटन दबाते हैं और अकाउंट आपका बन जाता है। ठीक है? तो अकाउंट आपका अब बन गया। अब ईमेल कैसे करते हैं? तो जब हम अकाउंट बन गया हमारा, फिर क्या करते हैं हम? फिर हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे और अपना ईमेल अकाउंट से यानी ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ठीक? जैसे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, तुरंत ही हम अपने ईमेल अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ईमेल अकाउंट पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, उस बटन को कहते हैं कंपोज बटन। ठीक, यानी आपको जब संदेश लिखने का समय आएगा तो उसके लिखना चाहेंगे तो पहले आपको एक कंपोज बटन आता है, दिखाई देगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, इसमें 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले वाले भाग में टू, यानी टू का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको भेजना है। ठीक, जिसको संदेश भेजना है। उसके बाद सबसे निचले भाग में अपना संदेश टाइप करेंगे, यानी विषय भी लिख सकते हैं। देखिए, पहले टू लिखेंगे जिसको उसका ईमेल आईडी जिसको भेजना है, उसके नीचे विषय लिखेंगे, एक शॉर्ट मैसेज, और सबसे नीचे वाले बॉक्स में हम लिखेंगे पूरी सूचना या जो संदेश हमको भेजना है। ठीक है? चलिए, तत्पश्चात सेंड बटन दबाते हैं। फिर हम सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ईमेल तुरंत का तुरंत दूसरे के पास पहुंच जाएगा। ठीक है? अब ईमेल को चेक कैसे करेंगे? तो जिसके पास ईमेल गया है वो क्या करेगा, वो अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, यानी साइन इन करेगा अपने अकाउंट में। ठीक, और फिर क्या करेगा, ये इनबॉक्स पर क्लिक करेगा। इनबॉक्स एक जगह होती है उसी ईमेल अकाउंट में, तो उस पर क्लिक करेगा और क्लिक करते ही दाएं हिस्से पे आई हुई सारी ईमेल लिस्ट उसको दिखाई देगी, विषय, तारीख, साइज, सब चीज़ वहाँ पे उसको दिखाई देने लगेगी। ठीक है? अब जब वो अपना ईमेल पढ़ लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो उसके बाद क्या करेगा, अब उसको बाहर आना है, बंद करना है, तो वो क्या करेगा, साइन आउट का एक बटन होता है, उस पे जाके क्लिक कर देगा और वो अपने ईमेल अकाउंट से बाहर हो जाएगा और उसका ईमेल अकाउंट मतलब क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ का मतलब परमानेंट क्लोज़ नहीं, सिर्फ़ उतनी देर के लिए क्लोज़ हो जाएगा जब तक वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ठीक है? चलिए, तो ये तो था ईमेल। अब आते हैं शैक्षिक ऐप्स का शिक्षण अधिगम में प्रयोग। शैक्षिक ऐप्स का शिक्षण अधिगम में प्रयोग। देखिए, उचित तकनीक प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास में करते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक सरलता और सुगमता से ऐसे उपकरणों को एक सारणी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शिक्षार्थी के सीखने की प्रक्रिया में
सहायक सिद्ध हो सके। ये 4 भी लिख गया है, ये शिक्षार्थी है, ठीक है। प्रौद्योगिकी मानव उपयोग की भौतिक सामग्रियों जैसे मशीन या हार्डवेयर के रूप में संदर्भित की जा सकती हैं, लेकिन इसमें प्रणालियों, संगठन और विधियों तथा तकनीकों जैसे व्यापक विषय विषय भी शामिल हैं। कुछ आधुनिक उपकरण शामिल हैं, लेकिन ये सिर्फ ओवरहैंड प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर और कैलकुलेटर तक ही सीमित नहीं है। स्मार्टफोन और गेम यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से। जैसे नए उपकरण गंभीरता से अपनी अभिज्ञान क्षमता की वजह से काफ़ी ध्यान आकर्षित करने लगे हैं। अब जैसे आपने देखा ही होगा कि आज के समय में लोग मोबाइल पर पबजी बहुत खेल रहे हैं। फ्री फायर हो गया, लोग काउंटर स्ट्राइक या फिर जीटीए सैन एंड्रियास, वाइस सिटी, ये सब क्या है? ये सब लोग मोबाइल पे खेलने लगे हैं, कंप्यूटर में भी खेलने लगे हैं। तो ये सब क्या है? ठीक है? ये सब ऑनलाइन का तरीका है खेलने का। इसी तरीके से लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं। जैसे अभी आप यूट्यूब पे करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, तो वीडियो को ऑनलाइन तरीके से देखेंगे और आप पढ़ाई करेंगे। तो ये क्या है? शैक्षिक ऐप्स हो गया, ठीक है? वैचारिक खोज और संप्रेषण के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, या तो शिक्षार्थी हैं या शिक्षक हैं। मतलब जो भी यहाँ शिक्षक भी मिलते हैं और जो शिक्षार्थी हैं वो भी। शिक्षक पढ़ाएगा, शिक्षार्थी उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये सारा काम होता है। तो हमने इस पाठ में क्या-क्या सीखा वो देख लेते हैं। एल्गोरिथ्म एक निश्चित क्रम की गणना या परिकलन की जांच करने की विधि है। किसी एल्गोरिथ्म को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे फ्लोचार्ट कहते हैं। जाल की तरह कंप्यूटरों को जुड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में दो कंप्यूटर केबल से ना जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ते हैं। तो वाइड एरिया में सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ते हैं और लोकल एरिया में केबल के माध्यम से। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ईमेल एक लेटर को मेल से भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। ये चीज़ें हमने पढ़ी पाठ में। अब यहाँ पे आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ शुरू हो गए, ठीक है? बहुत आसान पाठ है मेरे हिसाब से। जैसा मैंने आपको बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे अभ्यास प्रश्न आपके शुरू हो गए। इसमें आपके 4 प्रश्न हैं, ठीक है? और बहुत छोटा अध्याय है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारे अभ्यास प्रश्न आप हल करेंगे, कोशिश करिएगा हल करने की। कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।